नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़ोह चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आदिरंत्येन संहिता सूत्र को पढ़ लिया था। अब देखिए, इस आदिरंत्येन संहिता सूत्र को पढ़ने के बाद इस पर विविध प्रकार के प्रश्न उठते हैं, काफ़ी शास्त्रीय चर्चाएं भी हैं, तो जिस पर हम लोग एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिलहाल यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो उपयुक्त है उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। और जो भी एमए आदि उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थी हैं या जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिस पे जितनी भी शास्त्रीय बातें हैं उन पे चर्चा की जाएगी। तो आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगला सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अब देखिए, यह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा का विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः 1, 2, 27। यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 27वां सूत्र है। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, पदच्छेद करेंगे तो उ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, 3 पद हैं इसमें। उ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब देखिए, यहाँ अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः संधि होकर के अज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, फिर उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः पूर्व रूप संधि होकर के बनी हुई है। इसको आगे आप लोग संधि प्रकरण में पढ़ेंगे, तो स्मरण रखिएगा, इस उदाहरण को वहाँ हम लोग जरूर उल्लेख करेंगे, इसको जरूर समझेंगे। तो इस सूत्र में 3 पद हैं, उ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब इसका अर्थ समझते हैं। उ कालः, जो उ काल अच अर्थात स्वर, अच एक प्रत्याहार है, स्पष्ट ही है। उ काल अच, उ काल का अर्थ है उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल है जिसका, वह कहलाएगा उ काल। तो उ काल जो अच है, उ काल अर्थात उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल वाला जो अच है, स्वर है, उसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है, या उस अच की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। उ काल का तात्पर्य है उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल वाला अच। लोक भाषा में प्रचलित है, 3 प्रकार के उ सुनने को भी मिलते हैं, उ, उ, उ। तो इन तीनों के जैसा जिस भी अच का उच्चारण काल होगा उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। अब देखिए, सूत्र को भी विस्तार रूप से हम समझेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे पूरा। तो पहले सामान्य रूप से इसका अर्थ यही है, उ कालः अच, उ काल अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है, यही सामान्य रूप से है। अब इस सूत्र को समझने से पूर्व इसमें जो एक एक पद आए हैं उनको हम लोग विधिवत समझ लेते हैं, तो पूरा सूत्रार्थ स्पष्ट हो जाएगा। सूत्र का पदच्छेद स्पष्ट ही है कि उ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें जो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह है, यही संज्ञा है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। किसकी होती है? उ कालः अच, उ काल अच। तो उ कालः अच इतना संज्ञी है और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह संज्ञा है। तो हम लोगों ने संज्ञा सूत्र में प्रारंभ से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा संज्ञ प्रत्ययकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम, जो संज्ञा और संज्ञी के प्रत्यय का, संबंध का प्रत्यय कराने वाला, प्रत्यय अर्थात प्रतीति अर्थात ज्ञान, जो संज्ञा और संज्ञी के संबंध का ज्ञान कराए जो सूत्र, वही संज्ञा सूत्र है। तो प्रारंभ में ही बताए थे कि संज्ञा सूत्र में जैसे हम लोग किसी भी पदार्थ की संज्ञा बतलाते हैं, किसी भी वस्तु का नाम बतलाते हैं, ऐसे कहते हैं यह घड़ा है, या कहते हैं इसका नाम घड़ा है, या इसको घट कहते हैं, विविध प्रकार से बतलाते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम किसी चीज की संज्ञा को बतलाते हैं, किसी वस्तु के नाम को बतलाते हैं, तो उस वस्तु का भी निर्देश करते हैं और उस वस्तु के नाम का भी उल्लेख करते हैं। जैसे कहेंगे यह घड़ा है, अयम घटः, अयम शब्द से, अयम पद से उस
पदार्थ को बतलाते हैं, उस वस्तु को, उस चीज को बतलाते हैं। फिर कहते हैं घटः, यह जो है इस अंश के माध्यम से उस वस्तु के नाम को बतलाते हैं, संज्ञा को बतलाते हैं। तो जब भी हम किसी भी पदार्थ की संज्ञा को बतलाएंगे, किसी भी पदार्थ के किसी भी चीज का नाम बतलाएंगे, उसमें उस वस्तु को बतलाएंगे और उस वस्तु के नाम को बतलाएंगे। तो जितने अंश से उस वस्तु को बतलाते हैं उसको संज्ञी कहते हैं, और जितने अंश से उसके नाम को बतलाते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। जो सूत्र इस संज्ञी और संज्ञा के संबंध का प्रत्यय कराए, ज्ञान कराए, वह संज्ञा सूत्र है, जैसा हम लोगों ने कई सूत्रों में देखा है। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं प्रारंभ से देखते चले आएंगे तो विषय एकदम स्पष्ट होता जाएगा। अब देखिए यहाँ उ कालः अच, यह जो है संज्ञी है, और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह संज्ञा है। उ कालः अच, कैसा अच, कैसा स्वर। अब एक एक पद को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अच, अच एक प्रत्याहार है। अच यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत पूरा स्वर वर्ण आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ए पूरे स्वर आ गए, तो अच स्पष्ट है। और अगला पद है इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसको समझ लेते हैं। देखिए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीन नाम हैं। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, इतरेतर द्वंद्व समास होकर के प्रथमा बहुवचन में बन जाएगा, क्योंकि तीन हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुताः, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ तो बन जाएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुताः। अब देखिए सूत्र में प्रयुक्त हुआ है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः एक वचन में, और जबकि इतरेतर द्वंद्व समास होकर के यह बनता प्रथमा बहुवचन में। तो यहाँ एक वचन क्यों प्रयोग हुआ? देखिए सूत्र है, सूत्र को वेद तुल्य माना गया है। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, यह सूत्र जो होते हैं छंदस, छंदस जो है वेद का नाम है, वेद तुल्य होते हैं। जैसे वेद में वैदिक संस्कृत है। देखिए संस्कृत के दो भाग हैं, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का अलग व्याकरण है, वैदिक संस्कृत का अलग। तो वैदिक संस्कृत में लौकिक संस्कृत व्याकरण से काफ़ी भिन्नता आपको मिलेगी। तो सूत्रों को भी मान लिया जाता है कि वेद तुल्य है, तो मतलब इसमें कहीं कहीं आपको दिखेगा लौकिक संस्कृत व्याकरण लागू नहीं है। तो इसलिए यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यहाँ प्रथमा बहुवचन में होना चाहिए था, इतरेतर द्वंद्व समास है, लेकिन एक वचन में प्रयोग किया गया तो हुआ है। तो हम मान लेंगे कि यह सूत्र है, इस वजह से यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया। या इसका दूसरे भी प्रकार से घटित कर सकते हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास न मान करके समाहार द्वंद्व माना जाए, तो विग्रह होगा ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। देखिए जहाँ समाहार द्वंद्व समास होगा वहाँ पर यह नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, तो समास होकर के बन जाएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। तो फिर प्रश्न उठेगा तो नपुंसक लिंग एक वचन, यहाँ पुल्लिंग क्यों प्रयोग हुआ? तो फिर आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास ही हुआ है, नियमतः इस नपुंसक लिंग में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सूत्र की वजह से वो पुल्लिंग में प्रयुक्त है। तो दो प्रकार के इसके विग्रह बनेंगे, चाहे इतरेतर द्वंद्व समास मानिए चाहे समाहार द्वंद्व समास मानिए। इतरेतर द्वंद्व मानेंगे तो बनेगा ह्रस्व दीर्घ प्लुताः पुल्लिंग बहुवचन, और यहाँ पर एक वचन में प्रयुक्त हुआ है तो मान लेंगे कि सूत्र की वजह से हुआ है। और चाहे हम माने कि यहाँ पर समाहार द्वंद्व हुआ है तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनेगा, तो समाहार द्वंद्व तो नपुंसक लिंग में होता है, कहेंगे यहाँ सूत्र को मान लेंगे कि सूत्र की वजह से यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, जबकि होना चाहिए था नपुंसक लिंग में। तो चाहे आप इतरेतर द्वंद्व माने चाहे समाहार द्वंद्व माने, थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि सूत्र की वजह से यहाँ पर नियम का अतिक्रमण हुआ है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह द्वंद्व समास है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यही अर्थ निकलेगा। कहा अच स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, इतना तो स्पष्ट हो गया। अच जो है यही ह्रस्व दीर्घ प्लुत होंगे, व्यंजन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब अच के लिए एक बात और आई, उकालः। अब उकाल को आप समझ लीजिए। अब देखिए
उकाल को समझने से पहले आप जैसे गजाननम भूत गणाधिसेवितम, गजानन शब्द को आप लोग वहाँ सुनते हैं, तो गजाननः, गजानन कौन है? भगवान गणेश। गजाननः का समास विग्रह क्या होता है? गजस्य आननम इव आननम यस्य सह। हाथी के आनन अर्थात मुख के समान मुख है जिसका, वह कहलाता है गजानन अर्थात भगवान गणेश। तो गजानन शब्द का समास विग्रह यही समझते हैं। ये नहीं मानते हैं कि गज के समान मुख वाले, नहीं, हम लोग क्या समझते हैं? गज के अर्थात हाथी के मुख के समान मुख वाले जो हैं वो भगवान गणेश। तो वैसा ही विग्रह यहाँ उकालह में भी है। देखिए इसमें है उ काल, तो काल का अर्थ है समय। तो यहाँ हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, यहाँ उच्चारण समय से मतलब है उच्चारण काल से। उच्चारण काल जैसा समझ ही रहे हैं, किसी भी वर्ण को उच्चारण करने में जो समय लगता है वह उसका उच्चारण काल है। जैसे अ, तो जितना टाइम लगा वह उसका उच्चारण काल है। तो उ काल का अर्थ हो गया उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल है जिसका, वह अच, वह स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। उ काल अर्थात उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल है जिसका। अब यहाँ जो उ आया हुआ है इसका क्या तात्पर्य है, इसको समझिए। इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य वरदराज लिख रहे हैं कि उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। अब समझिए उकाल में जो उ दिख रहा है इसका क्या मतलब है। देखिए 3 प्रकार के उ लोक भाषा में प्रचलित हैं। उ उ उ, यहाँ जो उकाल में उ है, पहले इन तीनों उ में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। उ उ उ, जब इतरेतर द्वंद्व समास होगा तो तीनों उ मिल जाएंगे। तीनों उ मिलेंगे तो आप लोग अकह सवर्णे दीर्घ पढ़ा ही है। उ मिलके सब उ हो जाते हैं, दीर्घ ही हो जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जिसको हम लोग समझते हैं, वो तीनों उ मिलेंगे तो बन जाएगा उ, दीर्घ वाला उ। तो उसी का प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा, क्योंकि 3 हैं तो बन जाएगा वह। जैसे भू शब्द है, भू भुवौ भुवः, तो उ का प्रथमा बहुवचन में बन जाएगा वह। तो उश्च ऊश्च ऊश्च, ये तीनों उकार मिलकर इतरेतर द्वंद्व समास हुआ, बना वह। तो वह अर्थात तीनों उकार। फिर आगे स्पष्ट कर रहे हैं, वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। वाम कालः इव कालः यस्य सह, उकाल का अर्थ हुआ वाम कालः इव। वाम यही जो वह है, जो उ का प्रथमा बहुवचन है, उ का षष्ठी बहुवचन में बनेगा वाम। वाम का अर्थ हो गया इन तीनों उ के, कालः इव काल के समान। इन तीनों उकार के काल, काल अर्थात उच्चारण काल के समान या उच्चारण काल जैसा, कालः यस्य जिसका उच्चारण काल है, सह वह कहलाएगा उकाल। उकाल अर्थात इन तीनों उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल जिसका है, कहा सह वह, अच वह स्वर, क्रमाद क्रमशः, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्, वह स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। 3 प्रकार के उ जैसा उच्चारण काल जिसका है उसको कहेंगे ह्रस्व। उ इतना जिसका उच्चारण काल है उसको कहेंगे दीर्घ, और उ इतना जिस स्वर का उच्चारण काल है उसको कहेंगे प्लुत। तो उ कालः अच, उकाल अच, जो उ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल है जिसका, ऐसा अच ऐसा स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। तो सूत्र के हिसाब से यही अर्थ निकला। अब देखिए, तो उकाल को स्पष्ट किया। उकाल अर्थात जो 3 प्रकार के उ हैं, उ और उ, इन तीनों के उच्चारण काल जैसा जिस भी स्वर का उच्चारण काल होगा उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। तो इसी बात को यहाँ आचार्य वरदराज ने स्पष्ट किया कि वाम कालः इव। वाम मतलब
ऊ के, इन तीनों उकार के कालह उच्चारण काल जैसा, कालह यस्य उच्चारण काल है जिसका, सह वह, अच वह स्वर, क्रमात् क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः, इसमें बहुव्रीहि समास है। ह्रस्व दीर्घ प्लुताः संज्ञा यस्य सह, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा है जिसकी, वह कहलाएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः। ऐसा कौन होता है? वह अच, वह स्वर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो होते हैं वह स्वर ही होते हैं, व्यंजन नहीं। और ऊ काल से स्पष्ट हो गया कि जैसे ऊ के उच्चारण काल जैसा जितना है जिसका, वह ह्रस्व होगा। ऊ के जैसा जिसका उच्चारण काल होगा वह दीर्घ होगा। ऊ के उच्चारण काल जैसा जिसका उच्चारण काल होगा वह प्लुत कहलाएगा। अब देखिए एक चीज समझिए कि लोक भाषा में बोलना प्रचलित है। हम लोग भी छोटे थे, अ से अनार, आ से आम पढ़ ले जाते थे। सब प्रकार के आ का, ई से इमली, ई से ईख सब उच्चारण करते थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि क्या ह्रस्व है, क्या दीर्घ है, क्या प्लुत है, वो बाद में पता चलता है। जब भाषा में सब उच्चारण प्रचलित हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो बस यहाँ हम आचार्य यही बतला रहे हैं। जैसे आपने सुना है मुर्गा बोलता है कुकुड़ुक्कू, वहाँ उ उ उ तीनों प्रकार के उ सब लोग 4 बजे सुन लेते थे। ये जब लिखा गया तब की बात से समझिए। आप तो मुर्गे पता नहीं कब कब बोल देते हैं। कभी था कि मुर्गा जो है 4 बजे वही ब्रह्म मुहूर्त में बोलता था, तब वाली बात है। तो सब लोगों ने इस ध्वनि को सुना है, तो तीनों ऊ को से सब परिचित हैं। तो कहा हाँ, ऐसे ही जिन जिन स्वरों का उच्चारण काल होगा उनकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। तो स्पष्ट ही है, यहाँ काल अर्थात समय, उच्चारण काल जिसको हम लोग मात्रा ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि किसका उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। देखिए है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। एक मात्रः भवेत ह्रस्वः, ह्रस्व जो होता है वह एक मात्रा का होता है। और द्विमात्रः दीर्घः उच्यते, और जो दीर्घ है, दीर्घ स्वर, वह द्विमात्रिक होता है, तो उसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, और जो प्लुत वर्ण है वह त्रिमात्रिक होता है, उसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और जो व्यंजन वर्ण होता है वह अर्धमात्रिक है, आधी मात्रा का होता है। अब यहाँ समझिए कि ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। तो यहाँ ये जो मात्राएं हैं, जो 1, 2, 3 की बात की जा रही है, यह आनुपातिक है। आनुपातिक ऐसा समझिए जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। मान लीजिए वो ह्रस्व का उच्चारण आधा सेकंड में करते हैं, तो दीर्घ का उच्चारण वो 1 सेकंड में करेंगे और प्लुत का उच्चारण 1.5 सेकंड में करेंगे। इनका यह अनुपात रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा स्लोली बोलते हैं, जिसकी गति बहुत ज़्यादा नहीं रहती। मान लीजिए, केवल मान लीजिए, वो ह्रस्व का उच्चारण अगर 1 सेकंड में कर रहे हैं तो दीर्घ का उच्चारण 2 सेकंड में करेंगे, प्लुत का उच्चारण 3 सेकंड में करेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी एक वर्ण 1 सेकंड में नहीं उच्चारित करता। हम लोग 1 सेकंड में कई शब्द बोल जाते हैं। तो 1 मात्रा की तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल समझने के लिए है। यहाँ जो 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्राएं हैं वो आनुपातिक है, इसको समझे रहिए। एक चीज आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह लिखा रहता है ओम, हिंदी में लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा जैसे यहाँ देख सकते हैं, ओ लिखा रहेगा, फिर उसके बाद हिंदी वाला 3 लिखा रहेगा, फिर माँ पे हलन ओ। यहाँ देखिए जो ओ के बाद 3 लिखा गया हो, 3 ओ जो है प्लुत है, यह बतलाने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि उसको हम लोग ओम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। ओ को 3 मात्रा का समय देते हुए पढ़ते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए।
प्लुत की संख्या को बतलाने के लिए जो भी स्वर प्लुत रहेगा उसके आगे देवनागरी वाला 3 लिखा रहेगा। बड़ा ही प्रसिद्ध एक श्लोक है जिसमें भगवान पाणिनि ने बतलाया है कि मतलब है किस वर्ण का उच्चारण कितनी देर करना है। तो ये पूरा प्रकृति से ही संदेश दिए हुए हैं। श्लोक है कि चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वेव वायसः शिखिरौति त्रिमात्रम तो नकुलस्त्वर्धमात्रकम। चाशः नीलकंठ पक्षी को कहते हैं। तो कहते हैं चाशस्तु वदते मात्राम, यह जो नीलकंठ पक्षी है यह मात्राम वदते, एक मात्रा में बोलता है। तो नीलकंठ पक्षी को आप लोग सुनिए, वह एक मात्रा में बोलता है। और जो कहा वायसः, और जो कौवा है यह द्विमात्रम तो एव, कौवा तो जो है यह 2 मात्रा में बोलता है। मतलब जब बोलता है तो 2 मात्रा, 2 मतलब दीर्घ वाला समय लेता है। शिखी रवति त्रिमात्रम, तो जो शिखी है, मोर है, मयूर, वह त्रिमात्रम रवति, 3 मात्रा की ध्वनि करता है। देखिए यहाँ रवति जो है वाला अर्थ मत लीजिए कर रोता है। यह रू धातु है जिसका अर्थ है रव, ध्वनि करना। जो पक्षी जो ध्वनि करते हैं उसके लिए रवति पद का प्रयोग किया गया है, रोना अर्थ नहीं है यहाँ। शिखी रवति त्रिमात्रम, तो जो मोर है वह 3 मात्रा में ध्वनि करता है। और नकुलह तो अर्धमात्रकम, और जो नकुल है, न्योला है, वह आधी मात्रा बोलता है। तो ये सब हैं हमारे मात्रा को बतलाने वाले पशु पक्षी जो भी भगवान पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा में इसका उल्लेख किया है। तो इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा दोनों को। तो इस प्रकार से हमारा यह उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र पूरा होता है, जिसमें बतलाया गया कि जो उकाल अच है, उकाल अच मतलब ऊ के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल वाला जो अच है। ऊ का ऊ अर्थात तीनों उकार, ऊ ऊ और ऊ, तो इनके जैसा जिनका भी उच्चारण काल होगा, जिस भी स्वर का उनकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। और यहाँ पर जो ह्रस्व होता है वह 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा और प्लुत 3 मात्रा। तो जो मात्राओं की बात की गई है यह आनुपातिक है, इसको समझे रहिए। और आचार्य वरदराज ने स्पष्ट किया, उकाल का अर्थ पहले स्पष्ट किया कि उकाल यही कठिन है, तो उसका पहले समास विग्रह कर दिया। कहा उकाल में जो ऊ है, यह ऊ का तात्पर्य तीनों उकार, तो इसमें जो है इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। ऊ और ऊ, इन तीनों में जब समास हुआ तो बन जाएगा ऊ। तो हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन संस्कृत में बतलाना होगा, कहेंगे ऊह च, या इसी को कहेंगे ऊश्च 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 इति वह, प्रथमा बहुवचन में। फिर वाम कालह इव कालह, वाम अर्थात ऊ के काल जैसा, तीनों उकार के उच्चारण काल जैसा उच्चारण काल है। यस्य जिसका सह अच वह स्वर क्रमात् क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। अब समझिए कि हमारे सामने 9 अच हैं माहेश्वर सूत्र के हिसाब से, आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। तो इसने कह दिया कि वह अच जो है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। आ ई उ री, इनके तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होते हैं। री का दीर्घ नहीं होता, ए ओ ऐ औ के ह्रस्व नहीं होते। तो हम लोग मतलब यहाँ तो सामान्यतः कह दिया गया वह अच वह स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, लेकिन सारे के सारे नहीं होते हैं। हम लोग इसको समझेंगे कि सारे के सारे न तो ह्रस्व होते हैं न दीर्घ होते हैं। तो कैसे होता है हम लोग आगे समझेंगे। स प्रत्येक उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सह असह अच, और वह अच जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक अच है, कहा प्रत्येकम प्रत्येक स्वर उदात्तादि भेदेन, उदात्त आदि भेद से, उदात्तादि उदात्त अनुदात्त और स्वरित, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे।
तो इन भेद से कहा त्रिधा, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे त्रिधा, त्रेधा, द्विधा, द्वेधा, चतुर्धा, पंचधा, षोढ़ा, सप्तधा, अष्टधा, नवधा, ऐसे आपको बहुत सारे पद मिलेंगे प्रकार अर्थ में। त्रिधा अर्थात 3 प्रकार का। यहाँ देखिए त्रि शब्द है जो 3 संख्या को बतलाता है, उससे जो धा जुड़ा हुआ है वह धाच प्रत्यय का है। धाच प्रत्यय संख्याया विधार्थे धाच सूत्र है, आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, जान लेंगे। वो धाच प्रत्यय लगता है विधा अर्थ में, प्रकार बतलाने के लिए। द्वि से लगा बन गया द्विधा, वैकल्पिक रूप बनेगा द्वेधा। त्रि से लगा त्रिधा, त्रेधा, चतुर्धा, पंचधा, षोढ़ा, सप्तधा, अष्टधा, नवधा, इसी प्रकार से सब बनते हैं। 10धा, एकादशधा, द्वादशधा। तो सह और वह अच प्रत्येकम, प्रत्येक अच मतलब वो जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं उसमें कौन कितना होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। वह प्रत्येक स्वर उदात्तादि भेद से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से त्रिधा 3 प्रकार का होता है। तो ये उदात्त आदि से क्या बतला रहे हैं हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, अब कह दिए कि उदात्त आदि भेद से, तो उदात्त आदि, आदि से और किनका किनका ग्रहण करना है, उदात्त आदि क्या है, अब आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उदात्त संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ये उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र आ गया। देखिए उदात्त किसे कहेंगे, उच्चैर उदात्त 1, 2, 29, यह प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है। स्पष्ट ही है। अब आप लोग आशा है कि अध्याय, पाद और सूत्र को, संख्या को अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं। उच्चैः पदच्छेद करेंगे, उच्चैः उदात्तः, 2 पद हैं, उच्चैः उदात्तः। अब इसका अर्थ क्या हुआ, उच्चैः जो ऊंचा है वह उदात्त कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आया। इस सूत्र को आचार्य वरदराज ने केवल उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः कहकर छोड़ दिया है, उस पर कोई वृत्ति नहीं लिखा है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये सिद्धांत कौमुदी से वृत्ति ला करके यहाँ पर लिखा गया है। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इस पर वृत्ति नहीं लिखी है। इसको समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हम लोग आगे समझेंगे, जब उनको समझ लेंगे तब ये और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए सिद्धांत कौमुदीकार ने, आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इस पर वृत्ति लिखा है कि तालवादिषु भागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्त संज्ञः स्यात्। अब देखिए जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, स्वर व्यंजन हैं, सब उच्चरित होते हैं और सबके अपने अपने उच्चारण स्थान हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप अ बोलते हैं, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई बोलते हैं तो उसका तालु है। इसी प्रकार से विविध उच्चारण स्थान हैं। अब देखिए, अब जैसे अ को ही ले लीजिए, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। अब इस उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए पहले हम उच्चारण स्थान में 2 भाग कल्पित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंठ है उच्चारण स्थान, तो उस कंठ में भी 2 पार्ट आप बना लीजिए, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। तो 2 भाग कल्पित कर लीजिए, आधा आधा। जब यही आ उस कंठ के ऊर्ध्व भाग से, ऊपर से उच्चरित होगा तो उसको कहेंगे उदात्त अ है। और उस कंठ के नीचे के भाग से जब उच्चरित होगा उसको कहेंगे यह अनुदात्त है। और जब पूरे से उच्चरित होगा, ऊपर नीचे दोनों के सहयोग से उच्चरित होगा, उसको स्वरित कहेंगे। तो प्रत्येक स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद होते हैं। तो अब जो भी स्वर है, जो भी वर्ण है, उसका कुछ न कुछ उच्चारण स्थान होगा। तो उस उच्चारण स्थान के 2 भाग कल्पित कर लीजिए, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। जब ऊपर के भाग से उच्चरित होगा तो उसको उदात्त कहेंगे, नीचे के भाग से उच्चरित होगा तो उसको अनुदात्त कहेंगे, और जब दोनों भागों के सहयोग से उच्चरित होगा
उसको स्वरित कहेंगे। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, सब नए जमाने कोई लोग हैं, साउंड से खूब अच्छी तरह से परिचित होंगे। आपका साउंड होता है स्पीकर, उसमें लेफ्ट और राइट स्पीकर होते हैं। कोई बात इधर से आई है तो लेफ्ट बजेगा, इधर से आई है तो राइट से बजेगा, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो उसमें तो उसको जो लेफ्ट राइट है उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, मान लीजिए। तो कोई ध्वनि ऐसी होगी जो ऊपर बज रही है, कोई होगी जो नीचे बज रही है, कोई कोई ध्वनि होती है जो दोनों स्पीकर साथ में बजते हैं। तो यही कंडीशन है, जब ऊपर से ओनली बजा केवल समझने के लिए। उदात्त समझिए, उच्चारण स्थान के नीचे भाग से उच्चरित हुआ, अनुदात्त हुआ, और जो दोनों स्थानों से एक साथ उच्चरित हुआ तो वही स्वरित हुआ। तो सिद्धांत कौमुदीकार ने उच्चैः उदात्तः, तो इसकी वृत्ति लिखा है क्या कि जो ऊंचे से उच्चरित हो। ऊंचे से मतलब तेज से नहीं, ऊंचे से उच्चरित होना यहाँ तात्पर्य है कि जो उच्चारण स्थान है उस वर्ण का, उसमें दो भाग कल्पित करेंगे, एक नीचे का भाग, एक ऊपर का भाग। तो ऊपर के भाग से जो उच्चरित है वह उदात्त कहलाएगा। तो सिद्धांत कौमुदीकार लिख रहे हैं कि तालवादिषु सभागेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञः स्यात्। ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः, ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व भाग ऊपर के भाग से, जो निष्पन्न जो निश्रित है, निकला हुआ है, उच्चरित हुआ है, वह अच, वह स्वर उदात्त संज्ञः, उदात्त संज्ञक स्यात् होवे, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। कहाँ? कहा तालवादिषु, जो तालु आदि उच्चारण स्थान है। कैसे तालवादि, कैसे वो तालु आदि, तालु कंठ इत्यादि जो भी हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहा सभागेषु, जो भाग से युक्त हैं, जो भाग अर्थात जो बंटवारा जिसमें दो विभाग किए गए हैं, जो सभागेषु भाग सहित हैं, जो भागों से युक्त हैं, ऐसे तालवादि, तालु आदि के ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न अच, निष्पन्न स्वर, उच्चरित स्वर उदात्त संज्ञः स्यात्, उदात्त संज्ञः स्यात्, उदात्त संज्ञक होता है। अब देखिए, जो तालु आदि, जैसे तालु हुआ, कंठ हुआ, दंत हुआ, तो अभी उच्चारण स्थान आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इन उच्चारण स्थानों में भाग कल्पित कर लीजिए। भाग क्या? एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। तो जो इन भागों से युक्त तालु आदि हैं, जैसे तालु हुआ उसके दो भाग, ऊपर के भाग, नीचे के भाग, जब ऊर्ध्व भाग से जो अच, जो स्वर निष्पन्न होगा उसको उदात्त कहेंगे। ऐसे समझना है। और इसी में अगला सूत्र है आपका नीचे इरन उदात्तः, 1 2 30, सेम वही पैटर्न, प्रथम अध्याय दूसरे पाद का 30वां सूत्र, उसी के तुरंत बाद का ही है। तो नीचे ही अनुदात्तः पदच्छेद होगा। नीचे ही, जो नीचे भाग से, जो उच्चारण स्थान जो है उसके निम्न भाग से जो उच्चरित होगा स्वर, वह अनुदात्त है, वह अनुदात्त कहलाएगा। सिद्धांत कौमुदीकार यहाँ भी लिख रहे हैं, लोक सिद्धांत कौमुदीकार ने इस पर वृत्ति नहीं लिखी है, सिद्धांत कौमुदी से वृत्ति को उठाकर रखा गया है, समझने में आसानी होगी। तो वही बात कि तालवादिष स्वभागे स्वधो भागे निष्पन्नो अजनुदात्त संज्ञः स्यात्। तालवादिष, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, कैसे? सभागेषु, जो भाग युक्त हैं, जो तालु आदि जिसमें दो भाग कल्पित कर लीजिए, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। तो उन भाग से युक्त तालु आदि के जो अधोभागे, जो निम्न भाग से, नीचे वाले भाग से निष्पन्न, जो निष्पन्न निकला हुआ अच है, जो उच्चरित हुआ अच है, स्वर है, वह अनुदात्त संज्ञः स्यात्, अनुदात्त संज्ञक होगा। देखिए वहां उदात्त संज्ञः स्यात्, उदात्त है संज्ञा जिसकी, अनुदात्त संज्ञा, अनुदात्त है संज्ञा जिसकी, बहुव्रीहि समास हुए हैं। तो उदात्त भी समझ में आ गया, अनुदात्त भी समझ में आ गया। अब बचा है स्वरित। स्वरित को भी समझ लीजिए। समाहारः स्वरितः, समाहार स्वरित कहलाता है। अब देखिए सिद्धांत कौमुदीकार लिख रहे हैं, उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञः स्यात्। कहा सह अच, वह स्वर,
स्वरित संज्ञा स्यात्, स्वरित संज्ञक होता है। स्वरित है संज्ञा जिसकी, वह कहलाएगा स्वरित संज्ञा। स्वरितः एव संज्ञा यस्य सह स्वरित संज्ञा, बहुव्रीहि समास। कहा वह स्वर स्वरित संज्ञक कहलाता है। कौन? कहा समाहारः का क्या अर्थ है? समाहार का यही अर्थ है कि समाह्रियते अस्मिन् इति समाहारः। समाहार जहाँ कई चीज़ों को समाहृत किया जाए वह समाहार है। एकत्रित करना, समाहार अर्थात समूह बनाना। तो किनका यहाँ किस समूह की बात की जा रही है? देखिए, उदात्तानुदात्तत्वे, उदात्तत्वम अनुदात्तत्वम च, उदात्तानुदात्तत्वे, उदात्तत्वम अनुदात्तत्वम दो हैं, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व। तो इतरेतर द्वंद्व समास होकर के उदात्तानुदात्तत्वे द्विवचन में बन गया। उदात्त और अनुदात्त ये दो चीजें हैं। एका वर्ण धर्मौ, ये दोनों वर्ण धर्म जो उदात्त और अनुदात्त। समाह्रियेते यस्मिन्, ये दोनों वर्ण धर्म जिसमें समाहृत हों, जहां पर इन दोनों का समाहार हो, दोनों साथ में उच्चरित हों। यह उदात्त और अनुदात्त जहां पर दोनों का समाहार हो, दोनों साथ में उच्चरित हों। सह अच, वह स्वर स्वरित संज्ञा स्यात्, वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है। तो वही बात कि स्वरित में क्या होगा? उदात्त और अनुदात्त दोनों रूप से वर्ण उच्चरित होगा वह वर्ण। अनुदात्त, उदात्त में केवल ऊपर भाग से, अनुदात्त में नीचे भाग से, और जब दोनों भागों से उच्चरित होगा एक साथ, उसी को स्वरित कहेंगे। स्पष्ट ही है। यही करें, उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सह अच, वह स्वर स्वरित संज्ञा स्यात्। जहाँ पर उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये दोनों वर्ण धर्म, इन दोनों का जहाँ पर समाहार हो, जिस उच्चारण में दोनों साथ में हो, तो वह अच जो है स्वरित संज्ञक होगा। तो स्पष्ट हो गया कि जितने भी अच हैं उनके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, प्रत्येक अच के तीन तीन भेद हो गए। पहले भेद में हमने देखा कि जितने अच हैं उनमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की बात की गई। बात ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ह्रस्व और सारे के सारे दीर्घ नहीं होते। तो मान लेते हैं कि सबके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं कॉमन रूप में, जिनका नहीं होता बाद में देखेंगे। तो सभी अच के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद हो गए, और उसके जो तीन तीन भेद हुए थे उन सबके भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से तीन तीन भेद हो गए। तो एक जो हमारा स्वर था, जैसे आ को लेते हैं, आ के पहले तीन भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और इन तीनों के जो ह्रस्व आ है उसके भी तीन भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दीर्घ के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से वह 9 प्रकार का हो गया। तो आगे कह रहे हैं, सह नवविधः अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। सह नवविधः अपि, वह स्वर, वह अच जो नवविधः अपि, जो नवविध है, 9 प्रकार वाला है। तो 9 प्रकार कैसे हुआ? अभी तुरंत वही बतलाया गया है। वह प्रत्येकम, वह प्रत्येक स्वर अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व से, अनुनासिक होने से और अननुनासिक होने से द्विधा, 2 प्रकार का होता है। 9 प्रकार का वह स्वर हो गया। 9 प्रकार का आपका आ है, ई है, ऊ है, आगे देखते जाएंगे हम लोग। तो अब उस 9 के भी कहा कि 9 के अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो अनुनासिक भेद, अननुनासिक मिला जुला के प्रत्येक स्वर जो है 18 भेद का हो जाएगा। अब यहाँ पर अनुनासिक की बात आई, अनुनासिक किसे कहते हैं? अब ये फिर संज्ञा सूत्र आ जाएगा, इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार समझिए फिर से कि जो भी हमारे स्वर हैं उसके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद हुए। तो जैसे आ है तो आ के 3 भेद हो गए, ह्रस्व अ, दीर्घ अ, प्लुत अ। फिर उसके बाद
इन तीनों के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित इस प्रकार से भेद हो गए। तो उस आ के 9 भेद हो चुके हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में 18 भेदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।